हेलो नमस्कार। आइए आज की क्लास में आप लोगों का एक नया टॉपिक, नया सेशन स्टार्ट किया जाए। चूंकि सीआरपीसी की काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, कुछ लोगों की डिमांड है कि आईपीसी पे भी कुछ ना कुछ लेक्चर दिया जाए, इसलिए आज की क्लास में आप लोगों की हम थोड़ा सा आईपीसी की जो स्टार्टिंग चीज़ें हैं उसके बारे में जानेंगे। आईपीसी आई कैसे, उसका इतिहास क्या है, क्या जरूरत पड़ी कि आईपीसी को आना पड़ा, कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी चीजें हैं वो भी देखेंगे। लेकिन आज की आपकी क्लास जो है बेसिक आपकी समझ होनी, क्या आईपीसी के बारे में आपकी जो बेसिक समझ है उसके लिए जरूरी है, ताकि आप समझ जाएं कि इंडियन पैनल कोड है क्या, भारतीय दंड संहिता है क्या। सीआरपीसी की कुछ क्लासेस आपकी चल चुकी हैं, मुझे लगता है कि जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो हो चुका है, अभी बेल वगैरह की थोड़ी बहुत चीजें बची हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज आप लोगों की ही डिमांड पर हम आईपीसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उस पे एक एक चीज देखिए, क्या है क्या नहीं है, आईपीसी क्या है, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखना है आपको। जस्ट 1 मिनट, ये तो दिक्कत है। हाँ, तो आईपीसी आईपीसी ये 1860 वाली आईपीसी आपको पढ़ना है। इसको हिंदी में कहा जाता है भैया भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860 में आई है। ये 1860 की भारतीय दंड संहिता है। ये क्या है, इसका एक एक पहलू हम थोड़ा सा देखेंगे। बेसिक चीजें देखनी है आज। बेसिक चीजें का मतलब क्या है, भारतीय दंड संहिता। संहिता क्या है, संहिता का मतलब आपको हम बता रहे हैं। एक चीज यहीं से आपको एक अलग चीजें थोड़ा सा बताएंगे। आज की क्लास आपके सिर्फ समझने के लिए होगी। कुछ बेसिक ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको आज आपको समझना है। ये संहिता क्या है, दंड संहिता क्या है, देखिए 1860 के पहले जो भी हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था थी, जो अंग्रेजी राज्य चल रहा था, उसके पीछे पहले मुगल राज्य चल रहा था। खासकर अगर हम अंग्रेजी राज्य के बारे में देखें तो जो इंग्लिश पीरियड हमारे यहाँ, जो इंग्लिश एम्परर आए, गवर्नर का शासन, लॉर्ड गवर्नर का शासन, इनका जो शासन था, इसके पहले जो मुगल पीरियड चल रहा था उसमें भी अगर देखा जाए तो जो हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था थी वो खास करके अगर देखा जाए तो जो मुगल एम्परर बना करके गए थे कानून व्यवस्था, इस्लामिक कानून, उनके आधार पर चलती थी। अगर कोई अपराध कर रहा है तो उस समय भी वही कानून अप्लाई होता था। आप देखेंगे थोड़ा बहुत चीजें जब आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, यहीं से चीजें जो है थोड़ा सा लिखित कानून जो अंग्रेजी साम्राज्य की तरफ से भारतीयों पर थोपा गया, यहाँ से 1773 से इसकी स्टार्टिंग होती है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके पहले सामान्य रूप से देखा जाए जो भी स्थितियां रही हैं, कोई भी ऐसा लिखित कानून हमारे ऊपर जबरदस्ती अंग्रेजों द्वारा थोपा नहीं गया। 1773 से इसकी स्टार्ट होती है, तो ये इसकी स्टार्टिंग होती है। अब देखना ये है कि इसके पहले, चूंकि भारतीय दंड संहिता जब बनी तो इसके पहले स्थिति ये थी कि जो भी अपराध हुआ करते थे, समस्या ये होती थी कि चूंकि इस्लामिक कानून से ही सब गवर्न होते थे, या बीच में कुछ अंग्रेजी कानून आए, लेकिन दंड संहिता के संबंध में बहुत नॉमिनल कानून आए। तो अगर देखा जाए तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि जो भी कानून व्यवस्था जिससे हम भारतीय शासित हुए, दंड विधान के, खासकर दंड विधान के बारे में, वो दंड विधान इस्लामिक पीरियड का बना हुआ था। जो इस्लामिक कानून थे उन्हीं के आधार पर खास करके चलता था। समस्या ये हो रही थी कि इस्लामिक कानून, चूंकि वो इस्लामों द्वारा, इस्लाम का कानून था, दिक्कत ये होती थी कि मान लीजिए ए हैं और बी हैं, सी हैं और डी हैं, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये सिख हैं, ये पारसियन हैं, ये क्रिश्चियन साहब हैं, ईसाई हैं। दिक्कत ये थी कि इस कानून तो इस्लामिक कानून हमारे यहाँ चल रहा था। अब ये समस्या हो जाती थी कि मान लीजिए ए ने बी के साथ अपराध किया, या सी ने ए के साथ अपराध किया, या बी ने ए के साथ अपराध किया। ऐसी स्थिति में बी तो मुस्लिम है, ए हिंदू है। समस्या ये थी कि आज इस्लामिक कानून को किसके ऊपर थोपा जाए। हिंदुओं का ये इस बात की रंजिश थी, इस बात की शिकायत थी कि जो इस्लामिक कानून है हम पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है, हमारा कानून अलग है, इनका कानून अलग है। वही बहुत सारे संघर्ष हुए, वैचारिक संघर्ष हुए, वैसा कोई संघर्ष नहीं हुआ।
इन सब से निजात पाने के लिए पहला विधि आयोग जो फर्स्ट लॉ कमीशन था, फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा यह सवाल पूछा जाता है, लॉर्ड मैकाले साहब थे। लॉर्ड मैकाले, ये आपसे पूछा भी गया है। प्रथम विधि आयोग, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग ये नहीं है, प्रथम विधि आयोग बना जब जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले साहब। लॉर्ड मैकाले साहब ने किया क्या, अब यही से आपका एक प्रश्न आता है, देखिए क्या है। ये एक वर्ड आप देख रहे हैं संहिता, इसकी अंग्रेजी होती है भैया कोड, और एक वर्ड होता है एक्ट। अब यही से आपको अंतर समझना है। एक्ट की हिंदी होती है अधिनियम और इसकी हिंदी होती है संहिता। अब देखिए हमारी भारतीय दंड अधिनियम नहीं है, ये संहिता है। इसको समझिए, ये संहिता हुई कैसे। होता ये है मित्रों, आप ये जान लीजिए, संहिता किसे कहते हैं। संहिता का मतलब कोड, संहिताकरण का मतलब कोडिफिकेशन। जो हमारे यहाँ इस एक्ट को बनने का प्रोसीजर आप जान रहे हैं, इसको समझ लीजिए फिर इसको समझा रहे हैं। एक्ट बनने का जो प्रोसीजर है, अगर आप इसको देखें तो कोई भी सबसे पहले क्या होता है, कोई भी बिल पास किया जाता है, एक बिल पास होता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के किसी भी सेशन से, जो जैसे बिल हो, चाहे लोकसभा से पास कराइए, राज्यसभा से पास कराइए, एक सभा से पास हो रहा है, एक संसद के एक सदन से पास हुआ, फिर वो दूसरे सदन के पास गया, दूसरे सदन से पास हुआ, और वही बिल, अभी तक ये बिल है, जैसे ही दूसरे सदन से वो बिल पास हुआ, वो भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जैसे ही अपनी उस पर असंट दी, अपनी स्वीकृति दी, अपनी सहमति दी, ये बिल किसमें कन्वर्ट हो जाता है ब्रदर, ये बिल कन्वर्ट हो जाता है मित्रों एक्ट में, अधिनियम में। तो अधिनियम बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस है कि पार्लियामेंट में, या अगर स्टेट गवर्नमेंट का मामला है तो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेशन है, जो भी सदन है, उसके एक सदन में बिल लाया जाएगा, दूसरे सदन से भी पास कराया जाएगा। जब दोनों सदन पास कर देंगे तो वहां का चाहे राज्यपाल हो या केंद्र की स्थिति हो तो राष्ट्रपति हो, जैसे ही राष्ट्रपति या राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं, वो बिल किस में बदल जाता है, वो जो बिल जो है एक्ट में बदल जाता है। अभी तक ये बिल था, अब ये एक्ट हो गया। लेकिन इसमें अंतर, इसका ये प्रोसेस नहीं, संहिता का ये प्रोसेस नहीं है। संहिता का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि मान लीजिए, जैसे आपने देखा कि यूपी में, एमपी में, हिमाचल प्रदेश में या महाराष्ट्र में, हर जगह आप देखेंगे तो जो इसके लैंड लॉ है, जो इसका जमीन से संबंधित कानून है, भूमि विधियां हैं, वो सब हर प्रदेश में अगर देखेंगे तो सामान्यतः अलग अलग होती है। जो पूर्व प्रचलित विधियां हैं, मान लीजिए ये सब अलग अलग हैं। अब हुआ क्या कि केंद्र ने कह दिया या राज्य ने कह दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये काम करिए, इन सारी विधियों को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। अब इनमें से जो कुछ खास था, इनमें से जो कुछ खास था, यहाँ से जो कुछ खास था, यहाँ से जो कुछ खास था, सबको निकाला गया और एक जगह इनको क्या कर दिया गया, संहिताबद्ध कर दिया गया। संहिताबद्ध कहा जाता है इसको, संहिताबद्ध कर दिया गया। क्या इसकी हिंदी एक चीज होती है, संहिताकरण कर दिया गया। इसकी अंग्रेजी होती है कोडिफिकेशन, कोडिफिकेशन कर दिया गया। मतलब समझिए क्या, ये प्रोसेस नहीं अपनाया गया एक्ट वाला, प्रोसेस इसका अलग था। अब आपको सीधी भाषा में समझा दें हम कि कोड वही होता है, संहिता उसे कहते हैं जो पूर्व में प्रचलित विधियां हैं, वो चाहे जैसी विधियां हो। अगर यहां दंड संहिता की बात थी तो दंड संहिता के मामले में, भारतीय दंड संहिता के पहले भारत में जो अलग अलग दंड से संबंधित कानून बनाए गए थे आईपीसी के पहले, उन्हीं सारे कानूनों में से कुछ खास चीजें निकाल करके सबसे एक जगह उनको ला करके इकट्ठा कर दिया गया, और वो जो कानून बनाया गया उसको क्या कहा गया, भारतीय दंड संहिता। यही समझ लीजिए,
क्योंकि अगर ये एक कोडिफिकेशन ना हुआ होता तो यहाँ पे अधिनियम शब्द प्रयोग किया गया होता, लेकिन यहाँ अधिनियम शब्द नहीं है मित्रों। क्या शब्द है? संहिता शब्द है। इंडियन पैनल कोड वर्ड लिखा हुआ है। कोड का मतलब यही है कि 1860 के पहले जो भी लॉ हमारे यहाँ इन्फोर्सेबल थे, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट जिसका हो रहा था, जो अप्लीकेबल लॉ थे उस समय, किससे रिलेटेड टू क्रिमिनल मैटर्स, उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। और वो इकट्ठा करने वाली कमेटी का क्या नाम था? आयोग का फर्स्ट लॉ कमीशन था, जिसके प्रेसिडेंट साहब थे लॉर्ड मैकाले साहब। लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा के लिए इनका बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन लॉर्ड मैकाले साहब ने क्या किया? भारत में जो पूर्व प्रचलित आपराधिक विधियां थी उनको इकट्ठा कर दिया गया और इकट्ठा करके एक नया कानून बना दिया गया। पूरे भारतीयों के लिए एक कानून बना दिया गया। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों के लिए अलग अलग आपराधिक लॉ ना हो करके, अलग अलग आपराधिक कानून ना हो करके एक कानून बना दिया गया। अब अगर ए है, ए हिंदू है, बी मुस्लिम है, बी ने ए का मर्डर कर दिया या ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि हिंदू लॉ के तहत या मुस्लिम लॉ के तहत कुछ चलेगा। अब दोनों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 का ही अपराध होगा। दोनों अपराधी किसके होंगे? 302 के। लेकिन क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अब भारतीयों के लिए, पूरे भारतीयों के लिए एक दंड विधान बना दिया गया, एक कानून बना दिया गया। अब वही कानून दोनों के लिए काम कर रहा है, सबके लिए काम कर रहा है, चाहे वो भारतीय हो या कोई विदेशी हो, भारत में आके अपराध किया हो। वो आईपीसी का जब हम वो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे कि विदेशियों के लिए हमारा भारतीय दंड संहिता कहाँ अप्लाई कर रहा है, या ऐसे लोग जो भारत के लोग हैं वो विदेश में जाकर के अगर कोई अपराध कर रहे हैं तो वहां भारतीय दंड संहिता किस तरीके से अप्लाई कर रही है, ये हम आपको आने वाले समय में एक चीज बताएंगे। आज आपके समझने का मतलब सिर्फ इतना है कि भारतीय दंड संहिता क्या है, ये कैसे काम कर रही है, कोड कैसे हुआ, ये संहिता बनी। ठीक है, ये हुई आपकी कहानी भारतीय दंड संहिता की। अब आ गया आपका 1860 भारतीय दंड संहिता। इसमें क्या किया गया? ये 1860 में तो आया मित्रों। अब उस समय राष्ट्रपति तो थे नहीं, तो जो भी उस समय लॉर्ड गवर्नर होगा वही उसको असंट देगा, वही उसको सहमति देगा। तो बन तो गई मित्रों ये 1860 में, लेकिन ये लागू हो रही है 1 जनवरी 1862 को। ध्यान रखिएगा, ये डेट याद कर लीजिएगा, ये डेट आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, आपको किताबों में भी मिल जाएगा ये चीजें कि आईपीसी की जो इन्फोर्समेंट डेट है, जिस दिन से आईपीसी लागू हो रही, ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग डेट होती हैं, बनना अलग डेट है। आपका संविधान बन के तैयार कब हुआ था? 26 डे ऑफ द नवंबर, 26 डे ऑफ द नवंबर कब हुआ था? 1949 को। इस दिन तो आपका संविधान बना था, लेकिन लागू कब हुआ था मित्रों? 26 ऑफ द कब? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ये इन्फोर्स हुआ था। तो बनने की डेट अलग है और लागू होने की डेट अलग है। उसी तरीके से आईपीसी जो है, आईपीसी बन तो 1860 में रही है, लेकिन लागू हो रही है 2 साल बाद, तकरीबन 2 साल बाद। यहाँ कतई इस कंफ्यूज मत होइएगा कि जिस साल आईपीसी बनी उसी साल आईपीसी लागू हो गई। तो ये आपसे 2 सवाल यहाँ से निकल के आते हैं, यूपीएसआई वाले हो या सिविल जज वाले हो, दोनों की आईपीसी लागू कब हो रही है? 1860 को। बन कब रही है? 1860-62 को लागू हो रही है, 1860 में बन रही है। प्रथम विधि आयोग, हाँ एक सवाल सिविल जज वाले ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, यूपीएसआई में तो नहीं पूछा जाता। एक सवाल पूछा जाता है कि आईपीसी किस लॉ कमीशन द्वारा बनाई गई, मतलब किस लॉ कमीशन द्वारा आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। अभी तक यूपीएसआई में नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, पूछ लिया जाए। खासकर सिविल जज में तो बहुत पूछा जाता है। तो हमने आपको बता दिया है, फर्स्ट लॉ कमीशन द्वारा ही आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। जो आईपीसी आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसके प्रथम अध्यक्ष पहला लॉ कमीशन द्वारा बनाया गया, और उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले साहब। ठीक है, ये बात आज
आप इसको समझे। अब देखिए आईपीसी बनी किसके लिए है ये भी देखना है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, बस आपको थोड़ा सा इसको कहानी के रूप में सुनना है और थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जब याद करने वाली चीजें होंगी तो मैं आपको उसको नोट भी करा दूंगा और आपको याद भी करा दूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको एक सतर्क कर रहा हूं कुछ चीजों को लेकर के कि बहुत जल्दबाजी मत करिएगा। अच्छा लगता है जैसे पहले पहले दिन बच्चे आते हैं तो उस दिन वो कहते हैं कि सर 302 वाला बता दीजिए सेक्शन आईपीसी में, या कोई ऐसा सेक्शन बता दीजिए जो जिससे पुलिस से डर ना लगे। तो आदमी उसको तो उस दिन पता चल गया कि हाँ आज तो पुलिस से डरने वाला चीज आज हम सीख के आए हैं क्लास में, तो उसको लगता है कि हम सारा कानून जान गए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, आपको सतर्क रहना है। अभी जब आप इसमें अंदर गोता लगाएंगे भाई साहब तब आपको लगेगा कि आईपीसी क्या बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। बस आप लोग मन से इसको पढ़िए, मन से इसको कहानी की तरह सुनते रहिए। अब देखिए क्या कह रहा आईपीसी। हाँ अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं यहां से सवाल उठते हैं आपसे, याद आ गया बता दे रहे हैं। आईपीसी कैसी विधि है? विधि दो तरीके की होती है, ध्यान रखिएगा तो विधि दो तरीके की होती है। ला जो है दो तरीके का ला हो रहा है। कैसा कैसा ला हो रहा है, सॉरी इसको ला लिख दें, ला दो तरीके का ला हो रहा है। एक तो हो रहा है सब्सटेंटिव ला और दूसरा हो रहा है मित्रों प्रोसीजरल ला। इसकी हिंदी हो रही है वस्तुनिष्ठ। यहां से आपसे ध्यान रखिएगा, यहां से सवाल बनते हैं वस्तुनिष्ठ विधि, और इसकी हिंदी होती है प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि दो तरीके के ला होते हैं, एक तो सब्सटेंटिव ला, दूसरा प्रोसीजरल ला। आईपीसी कैसा ला है, ध्यान रखिएगा, आईपीसी सब्सटेंटिव ला है। यहां हमने आपसे बताया ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि यहां से सवाल बनते हैं। आईपीसी कैसा ला है, आईपीसी सब्सटेंटिव ला है, वस्तुनिष्ठ विधि है, लेकिन सीआरपीसी सीपीसी ये सब कैसा ला है, ये प्रोसीजरल ला है। ये प्रक्रिया बता रहा है कैसे कैसी प्रक्रिया होगी। आईपीसी क्या बता रहा है, सब्सटेंटिव ला क्या बता रहा है। देखिए अब आप समझिए, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंटिव ला एंड प्रोसीजरल ला। तो आइए उस पे भी देख लेते हैं क्या है। सब्सटेंटिव ला मित्रों सिर्फ आपके हक की बात करता है, आपके अधिकार की बात करता है, या किसी अपराध के बारे में बताता है, उसके बारे में परिभाषित करता है, किसी अपराध को परिभाषित करता है। अगर आपराधिक ला है तो उसके बारे में अपराध को परिभाषित करता है और परिभाषित करके ये बताता है कि उस अपराध को करने पे क्या दंड मिलेगा। सिर्फ इतना बताता है। आपका हक बताएगा कि ए ने बी को गोली मार दी और बी की जान चली गई, मतलब बी मर गया। अब यहाँ पे बी को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या था, राइट टू लाइफ था, जीवन जीने का अधिकार था। छीन किसने लिया, ए ने छीन लिया, मतलब क्या है, बी का हक किसने छीना, ए ने। बी को अधिकार क्या था, जीवन जीने का अधिकार था। बी को आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको मिला था क्या, फंडामेंटल राइट मिला था। किस चीज का, राइट टू लाइफ का फंडामेंटल राइट मिला था। लेकिन छीना किसने, ए ने। अब आईपीसी क्या बताएगी कि अगर ए ने इसका अधिकार छीना है और जो भी इसने घटना की है वो आईपीसी बता रही कि अगर इसको गोली मारी गई है तो मैं जो है इसको धारा 300 में परिभाषित करूंगा कि अगर इन्होंने ये काम किया है तो इसको क्या कहा जाएगा, हत्या। और हत्या में कितना दंड मिलेगा इसको हम बताएंगे 302 में। ये आईपीसी बता रही कि उसने बता दिया, मान लीजिए उदाहरण स्वरूप कि उसको 10 साल का दंड मिलेगा, किसको, ए को, फॉर एग्जाम्पल। अब आप मित्रों देखिए ये 10 साल का दंड जो है डायरेक्ट नहीं मिल जाएगा, कोई ना कोई प्रोसीजर होगा। क्या प्रोसीजर होगा, जैसे ही उसको गोली लगी कोई ना कोई व्यक्ति एफआईआर कराया, एफआईआर कराने के बाद पुलिस क्या करेगी,
अरेस्ट करेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या हो रहा है, पुलिस अपनी सीडी बना रही है, जीडी बना रही है, चार्जशीट पेश हो रही है कोर्ट में, कोर्ट ने संज्ञान लिया। फिर क्या हुआ, ट्रायल चला। ट्रायल चलने के बाद क्या हुआ, अब जब ट्रायल चल गया और ये बात क्लियर हो गई कि हाँ वास्तव में ए ने मर्डर किया है, तब क्या होगा, जो ये 10 साल वाली बात है, अब मजिस्ट्रेट यहाँ आपको 10 साल का सुनाए या 20 साल का सुनाए, वो जैसी पावर हो जिस अपराध के हो। तो आपने देखा कि आईपीसी आपको सिर्फ ये बताई कि आपने ये किया तो ये अपराध किया और इस अपराध की सजा ये है, लेकिन जिस रास्ते से हो के आप गुजरे, जो प्रोसीजर आपने एडॉप्ट किया, वो प्रोसीजर कौन बता रहा है, सीआरपीसी बता रही है। इसीलिए सीआरपीसी को क्या कहा जाता है, प्रोसीजरल लॉ। तो प्रोसीजरल लॉ आपको आपके हक तक पहुंचने का रास्ता बताता है, एविडेंस विधि ये नहीं है। प्रोसीजरल लॉ अब इसी में एविडेंस को भी जो है इंक्लूड कर देता है। मतलब क्या है कि इस रास्ते से गए और यहां तक पहुंचे, आप उसको दंड दिलवा रहे तक, ये रास्ता किसने बताया, प्रोसीजरल लॉ ने बताया। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर कभी कोई पूछे कि प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ के बीच में क्या भेद है, तो आप यही कहेंगे कि आईपीसी सिर्फ और सिर्फ अपराध को परिभाषित कर रही है, हमारे हक को परिभाषित कर रही है, अपराध को परिभाषित कर रही है और उसके उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था कर रही है। लेकिन उस दंड तक पहुंचने के लिए जो भी रास्ते बताए जा रहे हैं, वो कौन बता रही है, सीआरपीसी। ठीक है, तो यहां से एक सवाल आपके दिमाग का खत्म हुआ, जो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आईपीसी कैसी विधि है, तो आप कहेंगे सब्सटेंटिव विधि है, मतलब वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्रिया विधि आईपीसी नहीं है। अब आईपीसी एक चीज और बता रही है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ दिख रहा है? अब ये इससे ज्यादा मिटता ही नहीं, बहुत धुंधला है। ठीक है, चलिए, अब आईपीसी एक चीज बता रही है। आपने देखा यहां अपराधों की बात कर रही थी कि कैसे अपराध हुआ, तो अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि आखिर किसी अपराध को करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो यहां पे आपसे एक सवाल आईपीसी बनाती है, अपराध के आवश्यक तत्व, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या होना चाहिए। पहले अपराध बता रही है आईपीसी कि पहला जो तत्व है वो क्या होना चाहिए, मानव होना चाहिए। कैसा मानव, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, उसको बोलते हैं ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। मतलब क्या, आईपीसी के तहत अपराध गठित करने के लिए दोनों पक्षों को मानव होना जरूरी है। अब ऐसे में देखा जाए कि मान लीजिए ए और बी दोनों इंसान ही हैं। ए ने बी को गोली मारी, बी मर गया। ए ने क्या किया, 302 का अपराध किया, ये आईपीसी बता रही। लेकिन बी की जान गई, ठीक है। अच्छा, अब यही ए ने एक मुर्गा है, उसको गोली मार दी और जान इसकी भी चली गई, मर मुर्गा भी गया। अब आप कहेंगे कि मरे तो दोनों, बी को भी इसने गोली मारी और बी के मुर्गे को भी गोली मारी, दोनों मरे हैं, जान दोनों की गई है। तो अगर यहां 302 लग रहा है तो यहां भी 302 लगे, तो इस हिसाब से तो कोई मुर्गा खा ही नहीं पाएगा, चिकन वाली सारी दुकानें बंद ही हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आईपीसी कह रही है कि मुर्गा मारने के लिए अपराध दूसरा हो सकता है, लेकिन आईपीसी कह रही है कि हमारे यहां आने के लिए, हमारे यहां जो भी अपराध आप इंक्लूड कराएंगे, उसके लिए भैया दोनों लोगों को इंसान होना जरूरी है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सलमान खान की बात याद रखिए। सलमान खान ने हिरन मारा था, अब सलमान खान के ऊपर 302 तो नहीं लगा, उनके ऊपर लगा अपराध
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हिरण मारने का अपराध उनके ऊपर लगाया गया। वो आरोप कहां तक सिद्ध हुआ, कहां तक नहीं सिद्ध हुआ, ये इस पे हम नहीं जाना चाहते, वो न्यायालय की बात है। लेकिन उनके ऊपर 302 नहीं लगा, जान तो हिरण की भी गई थी। तो यहाँ आईपीसी कह रही है भैया कि मुर्गा उर्गा मारने के लिए यहाँ हमारे यहाँ नहीं आना है, हमारे यहाँ इंसान इंसान का मामला है, ठीक है। तो आईपीसी कह रही है कि पहला आवश्यक तत्व है मानव होना जरूरी है, दूसरा आवश्यक तत्व क्या कह रही है, जो बहुत जरूरी है ये कह रहा है, इसको बोलते हैं दुराशय। दुराशय इसकी अंग्रेजी होती है मित्रों मेंस रिया। अब अगर इस पे लेक्चर दिया जाए, खासकर सिविल जज वाले ध्यान दें, इस पर लेक्चर दिया जाए मित्रों तो कम से कम लगातार 10-15 घंटा दिया जाए, तब भी इसको खत्म नहीं किया जा सकता। एमएच जॉर्ज से लेकर के बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मामले हैं। लेकिन आपके लिए, यूपीएसआई वालों के लिए ध्यान रखिएगा, इसके लिए इतना ध्यान रखिएगा, दुराशय का मतलब क्या होता है, गलत आशय। आपका इंटेंशन गलत हो। अब आप देखिए, मानव हो और आपका आशय किसी के साथ हो। अब देखिए यहाँ पे एक हम आपको एग्जांपल देते हैं, इन्हीं ए और बी को देख लीजिए। यही ए और बी दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, या मान लीजिए किसी चौराहे पे आए और आमने सामने दोनों की गाड़ी की भिड़ंत हो गई, दोनों की बाइक भिड़ गई। अब कोई किसी को नहीं जानता है, बस आमने सामने भिड़ गए और दोनों का मतलब जवानी उबाल पे थी, झगड़ा हुआ, कोई किसी से कम नहीं। और अचानक वहीं ए ने अगल बगल कुछ पाया वहीं पे और बी को जकड़ दिया और बी ऊपर चले गए। अब देखिए यहां भी बी मरा है, यहां भी ए ने बी की जान ली, लेकिन क्या बी के ऊपर 302 का अपराध लगेगा? नहीं लगेगा। इस वजह से, और देखिए यहीं पे एक ट्विस्ट और हम कर रहे हैं आपके लिए। ट्विस्ट क्या है, एक अंतर कर रहे हैं थोड़ा सा। ए और बी उसी चौराहे पे मिलते हैं, लेकिन ए और बी की एक आध दो बार और झगड़ा हो चुकी है, और ए आज अपने साथियों से कहा है कि आज हम जा रहे हैं और इस चौराहे पे बी से मुलाकात होगी, हम जबरदस्ती गाड़ी भिड़ाएंगे और बी को मार डालेंगे। बात यही हुई, बस वहां क्या था कि ए की क्या थी, प्लानिंग थी। ए का पहले से क्या था, इंटेंशन था, आशय था कि इसको मारेंगे। यहां क्या था, एक्सीडेंट में, यहां आशय नहीं था, अचानक मिल गए। अब देखिए जब प्री प्लानिंग से ए बी को मार रहा है तब तो ए 302 का अपराध किया, हत्या। लेकिन अगर किसी प्री प्लानिंग से नहीं मार रहा है, ऐसे आ गया सामने, अचानक भिड़ंत हो गई, तो वहां ऐसा नहीं कि ए को माला पहना के भेजा जाएगा, लेकिन फिर भी ए के ऊपर 302 नहीं लगेगा, कोई दूसरा अपराध लग सकता है। अब इस हिसाब से तो जितने एक्सीडेंटल मामले हैं, सारे ड्राइवर को जेल जाना चाहिए, सबको 302 लग जाए, सबने किसी न किसी की जान ले। नहीं, ड्राइवर का कोई इंटेंशन नहीं था, मेंसरिया नहीं था। किसी भी अपराध को सिद्ध करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, वो है आपकी मेंसरिया, वो है आपका गलत आशय, वो है आपका मालाफाइड इंटेंशन, नॉट बोनाफाइड इंटेंशन। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अच्छा, अब जो तीसरी चीज है वो क्या है, अब यहां तो मेन चीज है, उसके बाद उतनी दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि आपका आशय हो, ये हो, और उसके बाद आप द्वारा कोई कार्य किया गया हो, कार्य किया गया हो, या एक शब्द आता है लोप, तो इसको हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं एक्ट ओमिशन। एक्ट और ओमिशन, कार्य और लोप, मतलब क्या है, कार्य तो आप समझ गए होंगे, लोप क्या होता है ये ध्यान रखिए। लोप कुछ काम भैया, कोई कुछ अपराध काम करके किया जाता है और कुछ अपराध बिना काम किए भी किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पगला गए हैं, बिना काम किए अपराध करा रहे हैं। बताते हैं कैसे। मान लीजिए आप ए हैं, आपके दरवाजे पे बी नामक भिखारी गया,
बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, एक एक चीज समझिएगा आईपीसी के लिए। आपके दरवाजे पे बी नामक भिखारी गया और आपसे उसने कहा कि भैया मैं बहुत भूखा हूं, हमको भोजन दे दीजिए, नहीं मैं मर जाऊंगा भूख के मारे। और आपने बी को भोजन नहीं दिया, फलस्वरूप क्या हुआ, बी मर गया। अब कोई जाके आपके ऊपर 302 लगा दे? नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ए को भोजन देना, बी को, किसी भिखारी को भोजन देना, मर जाए। हाँ, समाज आपको माला नहीं पहनाएगा कि बहुत अच्छा काम किए, समाज आपके साथ कुछ ना कुछ दुर्व्यवहार तो करेगा ही, वो आचरण उसका भी करेगा ही, लेकिन आपको वो सबक देगा। लेकिन यही जगह थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए। ए क्या था? ए एक एसडीएम है और अब इसी के सामने बी जाता है कि साहब बहुत भूखे हैं, खाना दे दीजिए, नहीं मर जाएंगे। और एसडीएम साहब एक ही तरह इसको भोजन नहीं देते और ए मर गया। अब बताइए, आप में और एसडीएम साहब में अंतर हो गया? या यही कोई पुलिस का अधिकारी होता, मतलब कोई भी पब्लिक सर्वेंट होता, उसके ऊपर चार्ज अलग लगेगा, आपके ऊपर चार्ज नहीं लगेगा। किसी ने जान ले ली गोली मार करके, यहां एसडीएम ने कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी व्यक्ति मर गया, फिर भी एसडीएम साहब अपराधी हो गए। क्यों? क्योंकि एसडीएम साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस व्यक्ति की जान बचाई जाए। ठीक है।